विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हूं तथा बिहार विधान परिषद के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव ठीक है सर, स्वीकृत हुआ। अब वित्तीय कार्य। माननीय सदस्यगण, आज सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का काम के बोझ से लौट पर्चाधारियों को इस अभियान के अंतर्गत आवंटित भूमि पर दखल बहुत पाए का शेर है, सुन लीजिए सर। शिविरों को तिथि समय स्थान की सूचना समिति जिलों के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। अभी तक कुल 1,23,577 बेदखली के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसके विरुद्ध 81,000 से अधिक पर्चाधारियों को इस अभियान के अंतर्गत आवंटित भूमि पर दखल कब्जा दिलाया गया है। शेष बेदखल पर्चाधारियों को 30 जून 2018 तक दखल दिलाने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित की गई। आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बहुत धन्यवाद। इस पत्र को प्रिंटिंग का पार्ट बनवा दिया। उसमें बचा रह गया था क्या? कुछ बचा है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। आप इधर देख के। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चंद पंक्तियों के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। और गुफ्तगू आपने सिखलाई है कि मैं गूंगा था, आज बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। वाह, क्या जिंदगी दी है। जिंदगी दी है। पता नहीं ये असर पहले वाला है या अभी वाला है। बहुत पाए का शेर है, सुन लीजिए सर। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। और गुफ्तगू आपने सिखलाई है कि मैं गूंगा था, आज बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। ये अंताक्षरी चलता रहेगा। इसको अंताक्षरी मत बनाइए। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता जिस विषय पर मैं कई सदस्यों के बहुत अच्छे सुझाव आए। महोदय, सहकारिता 2 शब्दों से बना है, सह और कार्य। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, जिसका मतलब ही होता है कि मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे को सहयोग करना। और इसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जहां चंपारण की जिस धरती से मैं आता हूं, उन्होंने कहा कि द कोऑपरेटिव इज एन इंस्पिरेशन ऑफ कोऑपरेटिव इज एन इंस्पिरेशन ऑफ फैमिली। कोऑपरेटिव इज एन इंस्पिरेशन ऑफ फैमिली। आगे बढ़ जाइए ना। नहीं, सदन। द कोऑपरेटिव इज एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली इंस्पिरेशन, जिसको जेआरडी ने आगे बढ़ाते हुए लिखा कि पीपुल आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट। पीपुल आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट, वी मस्ट इन्वेस्ट इन देम एंड हेल्प देम टू हेल्प अस। सबसे बड़ी बात जो पक्ष और विपक्ष में और संयोग से जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, सहयोग से, आपसी सहयोग से चलने वाला विभाग
और किसानों से, गांव से, गरीब से जुड़ा हुआ विभाग, जिसने एक लंबी यात्रा की है। और लंबी यात्रा की है 2005 से उसके बाद के दिनों में। मैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। एक कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूं कि एक यंग एग्जीक्यूटिव, एक युवा अधिकारी घर को काम के बोझ से लौटता है। किस तरह से सहकारिता हमें एक दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। वो काम के बोझ से परेशान रहता है और उसका 5-6 साल का बच्चा उसके साथ खेलने की जिद करता। पिता को बहुत सारे काम हैं, लेकिन बच्चे की जिद है, वो उनके साथ खेलना चाहता है। पिता ने कहा कि मुझे बहुत काम है, लेकिन बच्चे की जिद है। बच्चे की जिद से छुटकारा पाने के लिए पिता पास पड़े एक मैगजीन से दुनिया की तस्वीर उठाता है, उसके कई टुकड़े करता है और सोचता है कि दुनिया के इस नक्शे को जोड़ने में मुझे बहुत वक्त लगता है, तो बच्चे को जोड़ने में बहुत वक्त लगेगा। वो शायद वो जोड़ भी ना पाए, और जब तक वो जोड़ेगा तब तक मैं अपना काम निपटा लूंगा और उसके साथ थोड़ा समय बिता लूंगा। लेकिन विद इन मिनट्स वो बच्चा दौड़ के पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि डैड आई एम डन, पिताजी मैंने कर लिया। पिता को बड़ा आश्चर्य होता है और उत्सुकता भी होती है कि आखिर कैसे कर लिया। उत्सुकता से वो देखने जाता है और वो देखता है कि सही में दुनिया का नक्शा जुड़ा हुआ है। वो बच्चे से पूछता है कि बेटे आपने कैसे कर लिया। बच्चे ने जवाब दिया कि पिताजी दुनिया के नक्शे के पीछे आदमी की तस्वीर बनी थी और मैंने बस इतना किया कि आदमी की तस्वीर को जोड़ा, दुनिया का नक्शा खुद ब खुद जुड़ गया। ये सहकारिता में ये शक्ति होती, सहकारिता के अंदर का जो भाव होता है ये शक्ति होती है। और मैं धन्यवाद देता हूं, पहली बार भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समझा, और उसी का नतीजा है कि आज इस सदन में सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मैं आपके दुविधा और शंका का जवाब दे रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को, जिन्होंने, माननीय सदस्यों ने, आदरणीय भोला यादव जी ने, आदरणीय शिवचंद्र राम जी ने, आदरणीय जितेंद्र कुमार जी ने, आदरणीय श्याम बाबू यादव जी ने, आदरणीय सिद्धार्थ जी ने, आदरणीय शिवचंद्र राम जी ने, आदरणीय जीवेश जी ने, आदरणीय सीताराम यादव जी ने, आदरणीय लक्ष्मेश्वर राय जी ने, आदरणीय आनंद शंकर जी ने, श्री सतदेव प्रसाद जी ने, श्री अबू दोजाना जी ने, माननीय सचेंद्र प्रसाद सिंह जी ने और श्री राजेंद्र कुमार राम जी ने, आप सब लोगों के सुझाव, पक्ष और विपक्ष के बहुत ही बढ़िया सुझाव आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग गांव और गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और प्रतिबद्धता इससे झलकती है। मैं एक डेटा आपके सामने, सदन के सामने रखना चाहता हूं कि आज से 8-10 वर्षों बाद सहकारिता को सब लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, और ये पैक्सों के जो मेंबर होते थे, सहकारिता के जो मेंबर होते थे, पैक्स जो हमारी यूनिट है जो गांव में काम करती है, 8,463 पैक्स हैं पूरे बिहार में, सभी पंचायतों को कवर करती है। और जो पंचायत हमारे ज्यादा बड़े हैं वहां 2-2 पैक्स हमने दिया है, और इस भाव से सरकार ने दिया है कि गांव की किसानों की सारी एक्टिविटी पैक्सों के माध्यम से हो सके। पैक्स को एक ऐसा मल्टीपर्पस एक्टिविटी सेंटर हम बनाना चाहते हैं जिसके माध्यम से किसानों की न केवल धान की अधिप्राप्ति हम करें, बल्कि जो सुझाव आदरणीय सचिंद्र जी का आया है, सरकार उस पर आगे विचार रखती है कि आगे हम आटा में, गेहूं का, गन्ने के लिए भी उपयोगी काम करें। इस रूप में हमने उसकी संख्या बढ़ाई, और जो संख्या आज से 10 वर्ष पहले पैक्स सदस्यों की संख्या मात्र 56 लाख के करीब थी, आज मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 1,16,00,000 सदस्य हैं, पैक्सों के मेंबर हैं। और उसमें सबसे बड़ी खुशी है कि 2004 और 5 में जो संख्या केवल 35-36 लाख की थी, तो महिलाओं की हमारी संख्या करीब 36 लाख है। यह भी सदन के लिए और सरकार के लिए बड़े गौरव की बात है। हम सदस्यों को और पैक्सों को और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। हमारा सहकारिता विभाग का फंक्शन जो मुख्य रूप से हम पैक्सों के माध्यम से किसानों के धान की अधिप्राप्ति करते हैं, और हमने पैक्सों को, सरकार ने पहली बार ये महसूस किया कि पैक्स भी सरकार के लिए धान अधिप्राप्ति का काम करता है, सरकार की एजेंसी के रूप में काम करता है, गांव और गरीब से जुड़ा है, गांव के और किसानों के हित की बात करता है। तो पहली बार सरकार ने कहा कि हम पैक्सों को भी जो धान की अधिप्राप्ति करते हैं, हम प्रबंधकीय अनुदान के रूप में 10 रुपया पर कुंटल देने का काम करेंगे। और जो बैंक पैक्सों को मदद करता है, ऋण देने का काम करता है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि पहली बार बिहार की सरकार ने, सहकारिता डिपार्टमेंट ने, जो कैश क्रेडिट हम किसानों को देते थे, वो कैश क्रेडिट हम लोगों ने 40% करने का काम किया है, जो पहले बहुत आगे बढ़ने पर भी
25 से 30% से ज्यादा नहीं बढ़ता था। हम लोगों ने पैक्सों को मदद करने वाले बैंक जो पैक्सों को ऋण देता है उसको भी हम लोगों ने 5 रुपया पर कुंटल के हिसाब से प्रबंधकीय अनुदान देने का काम किया है। और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो जिला सहकारी बैंकों को ऋण देती है उसको भी 50 पैसे पर कुंटल देने का निर्णय सरकार ने किया है। सरकार ने पहली बार, मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार 600 करोड़ रुपया देती थी, लेकिन पहली बार सरकार ने ज्यादा से ज्यादा अधिप्राप्ति हो इसको ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रुपए ज्यादा बैंक गारंटी का भी ऐलान किया कि हम विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 500 करोड़ की बैंक गारंटी भी हम देने का काम करेंगे। मैं बताता हूं, आपको आपके सामने आता हूं, ये एक आपको एक डेटा देता हूं मैं जो सरकार के पास है। सरकार, मुन्ना जी 2 मिनट सुनिएगा, सरकार की बड़ी उपलब्धि है, सरकार की बड़ी उपलब्धि इस महीने में ये सदस्यगण आपस में क्यों बात करते हैं? मंत्री जी इतने अच्छे से बता रहे हैं। धान की अधिप्राप्ति सरकार का लक्ष्य होता है कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। किसानों को उचित मूल्य मिले, ये चिंता है सरकार की। और आपको भी मुन्ना भाई ये पता होगा कि किसान आज बाजार में धान का मूल्य जो एमएसपी हम लोगों ने सरकार ने रखा है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने का मतलब ही होता है कि किसानों की धान हम इस मूल्य से कम में नहीं बेच पाए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि बिहार राज्य के करीब सभी जिलों में धान का मूल्य जो है वो 1550 जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है उसके आसपास है, और कई जिलों में उससे ज्यादा भी मूल्य में किसान धान दे रहे हैं। ये सरकार की उपलब्धि है, और इसलिए धान की थोड़ी अधिप्राप्ति स्लो है। मैं आपको बताता हूं, किसानों की चिंता सरकार की चिंता है, किसानों की चिंता सरकार की चिंता है, और सरकार ये महसूस करती है। आप माननीय मंत्री जी इधर देख के आसन की तरफ बोलते जाइए। किसानों की चिंता सरकार की चिंता है, और इसलिए सरकार ने कहा, और मैं इसको शिद्दत के साथ महसूस करता हूं, कि तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है। गौरतलब रहे कि देश अपना गांवों में बसता है, और इसलिए बैठिए मुन्ना जी, इसलिए अधिप्राप्ति को लेकर पार्टी के तरफ से समय लेके पूरी अपनी बात कहा करिए, बीच बीच में नहीं बोलिए। चलिए बैठिए। पहली बार आपको सदन को ये बताना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी जननायक किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे, और उन्होंने चिंता की। और उनके चंद शब्द जो कई भाषणों में उन्होंने कहा भी है, उसके माध्यम से जोड़ता हूं कि किस तरह से भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने किसानों के फसलों की चिंता की, और किस तरह से फसलों की बीमा कराई जाए। अक्सर ये शब्द वो पढ़ते थे, और उस शब्द के माध्यम से आपको जोड़ता हूं कि बहुत दिन चला हूं किनारे किनारे, बहुत दिन चला हूं किनारे किनारे, अब जी चाहता है कि मौजों से खेलूं, मौजे तूफान मेरी लाज रखना, अहले साहिल ने ठुकराया है मुझे। ये कर्पूरी जी के शब्द रहे, और उन्होंने चिंता की किसानों की। और भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाई, और उसमें जो किसानों के लिए जो कमी रह जाती थी, इस योजना के अंतर्गत पहली बार जो मिड टर्म एडवर्सिटी होता था, बुआई के समय जो फसलों की क्षति रह जाती थी, या पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होता था, कटनी के समय जो कठिनाई होती थी, उसको भी दूर करने का काम किया गया। और उसके बाद इन्होंने पहली बार सरकार ने तय किया कि नई योजना में प्रीमियम का निर्धारण टेंडर करके हम करेंगे, और किसानों के लिए कम से कम प्रीमियम जो धान के लिए 2% और गेहूं के लिए 1.5% निर्धारित किया गया है, और शेष प्रीमियम राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बराबर
वहन करेगी। सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में हम धान के साथ साथ हम गेहूं और दलहन फसलों की भी, खरीफ फसलों की भी अधिक प्राप्ति करेंगे। इसकी भी रुचि सरकार की है और सरकार करना चाहती है। हम लोगों ने सोसाइटीज के चुनाव में जो हमारा दो तरह की हमारी सोसाइटीज है, 1935 का एक्ट है और एक 1996 का एक्ट है, जिसके तहत हम सोसाइटीज को रेगुलेट करते हैं, और 96 में जिसमें हम मत्स्यजीवी संगठनों को और कई स्वावलंबी संगठनों का रेगुलेशन भी करते हैं, उसमें भी हमने व्यापक सुधार किया है। और माननीय सदस्य इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि किस तरह से हम लोगों ने 2008 में माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार की सरकार ने ये एक निर्वाचन प्राधिकार लाया कि कैसे इस चुनाव में पारदर्शिता हो, कैसे लोगों को इसका एक मार्गदर्शन मिल सके, इस रूप में इन्होंने काम किया। और इसमें भी जैसे हमारे मत्स्यजीवी समाज के भाइयों को उनका चुनाव 5 वर्षों में हो जाता था, लेकिन जलकरों की बंदोबस्ती 7 वर्षों में होती थी और चुनाव के बाद एक अजीब तरह की कठिनाई उत्पन्न हो जाया करती थी। इसको दूर करने के लिए सरकार ने 2013 में संशोधन किया, 2008 में, फिर 2013 में, और अब उन्होंने किया है कि मत्स्यजीवी संगठनों के चुनाव और ये जलकरों के चुनाव भी हम एक साथ साथ कराएंगे। और इसमें चुनावों में जो सबसे बड़ी सुविधा आरक्षण को लेके सरकार ने इसकी चिंता की कि हमारे सभी सोसाइटीज में हमारे लिए अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और उसमें भी महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है और एक क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हमारी जो भी सोसाइटी होती है वो उसमें संख्या 13 की होती है, जिसमें 6 जो है वो हम लोग अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लिए रखा है, उसमें भी महिलाओं के लिए है, और क्षैतिज जो बाकी के शेष बचते हैं उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। ये सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि सरकार किस रूप में गंभीर है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और ये सुनिश्चित करना चाहती है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि किस तरह से हमारे सरकार का लक्ष्य है कि सहकारिता जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, और बिहार के हर एक परिवार में आज 12 करोड़ की आबादी है बिहार की, और खेती करने वाले हमारे किसान 1 करोड़ 4 लाख लोग खेती करते हैं। 141 एकड़ भूमि पर हम लोग खेती करते हैं, जिसमें करीब 83 एकड़ भूमि पर हम धान का उत्पादन करते हैं। और किसानों की जो इतनी मात्रा है, इसको भी और इस रूप में भी हम कैसे उनको लाभान्वित कर सकें, इसकी भी योजना सरकार के पास है। सरकार ने भंडारण की चिंता माननीय सदस्यों ने किया है, उसके लिए भी सरकार, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को महोदय, कि राज्य में वर्ष 2005-06 में जहां पैक्सो में 100 मैट्रिक टन के क्षमता के गोदाम बने रहते थे, और उस समय भंडारण क्षमता हमारा 1.95 लाख मैट्रिक टन था, जो बाद में जो कृषि रोड मैप के माध्यम से 2007 में पहला कृषि रोड मैप आया, 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप आया, और उसके माध्यम से सरकार ने एक योजना लाई और 8,463 पैक्स और 521 व्यापार मंडलों के माध्यम से सरकार ने 10 लाख मैट्रिक टन के क्षमता का अभिवर्धन कर लिया है। इतनी हमारी भंडारण क्षमता है। और जो अगला हमारा करीब 651 पैक्स और व्यापार मंडलों में हमारे गोदाम के काम चल रहे हैं, जिससे हमारे भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, जिसके पूर्ण होने से भंडारण की क्षमता में इसी वर्ष करीब 1,383 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त वृद्धि हम करेंगे। तीसरे कृषि रोड मैप के माध्यम से व्यापार मंडलों के विभिन्न क्षेत्रों से गोदाम का निर्माण कराते हुए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख मैट्रिक क्षमता के अभिवृद्धि का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और गोदाम के निर्माण के लिए जो सरकार की योजना है कि वर्ष 2017-18 में सहकारिता विभाग द्वारा गोदाम निर्माण हेतु समिति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भूमि के निर्धारण शर्तों का भी सरलीकरण किया जाएगा। गोदाम के निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण को सुलभ बनाने हेतु स्वतंत्र अभियंता की सेवा प्राप्त करने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है, जिसे योजना लागत का 2.5% राशि मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना है। चावल मिल की स्थापना कृषि रोड मैप 2012-17
के अंतर्गत राज्य में पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान के प्रसंस्करण हेतु राज्य के संभावना युक्त प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार चावल मिल स्थापित किया जाना है। अभी तक सहकारी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं आईसीडीपी के माध्यम से कुल 441 समितियों में चावल मिल की स्थापना स्वीकृत सरकार द्वारा की गई है, जिसमें 377 चावल मिल सह गैसीफायर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 73 निर्माणाधीन है। कृषि रोड मैप 2017-22 में कुल 260 पैक्स व्यापार मंडलों में 2 मैट्रिक टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध वर्ष 2017-18 में 93 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत दी गई है, जिसके लिए 62.7175 करोड़ रुपए जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। चावल मिल की स्थापना हेतु भी गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं तकनीकी पर्यवेक्षण बाह्य अभियंता से कराने का प्रावधान किया गया है। महोदय, किसानों के धान में नमी को लेकर बड़ी समस्या रहती थी और माननीय सदस्य इसकी लगातार चिंता करते रहते थे और सरकार की भी ये चिंता रहती थी। इस बार सरकार ने ऑन टाइम प्रोक्योरमेंट का काम शुरू कराया, 15 नवंबर से शुरू कराया और किसान का रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू हो, इसलिए 19 सितंबर से भी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करा दिया। और मैं भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नमी की मात्रा की चिंता को देखते हुए भारत की सरकार ने 17% जो मानक होता है उसको बढ़ाकर 19% किया और इसके साथ हम लोगों ने अधिप्राप्ति का काम तेजी से शुरू किया। राज्य में धान की अधिप्राप्ति हम 15 नवंबर की जो तिथि देते हैं और माननीय सदस्यों की चिंता रहती है, उसको ससमय शुरू करने के लिए सरकार ने संकल्प किया कि अधिप्राप्ति कार्य ससमय प्रारंभ हो सके। यह सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नमी प्रबंधन हेतु पैक्स व्यापार मंडलों में लगने वाले चावल मिलों के साथ 12 मैट्रिक टन क्षमता प्रति पाली के ड्रायर भी स्थापित कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 17-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 80 चावल मिल के साथ ड्रायर की स्थापना की जा रही है। साथ ही राज्य में पूर्व से स्थापित निर्माणाधीन 441 चावल मिलों के साथ भी ड्रायर स्थापित किया जाना है, जिसके अंतर्गत 17-18 में 40 ड्रायरों की स्थापना हेतु 8.80 करोड़ रुपए जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे बड़ी सरकार की चिंता रही सब्जी उत्पादकों को लेकर और सरकार ने सब्जी उत्पादकों को, किसानों को उनकी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए, उनकी माली हालत को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने वेजिटेबल कोऑपरेटिव के माध्यम से अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार ने यह संकल्प लिया और हम लोगों ने अपना काम पहले चरण में 5 जिलों से शुरू किया है। बेगूसराय, नालंदा, मधुबनी, वैशाली और पटना में हम लोगों ने किया है, जिसका त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर होगा। हम पंचायतों में, प्रखंडों में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 97 प्रखंडों में से 83 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन हो चुका है और इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सरकार वेजिटेबल के लिए एक सप्लाई चेन डेवलप करना चाहती है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान 3रे नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की जो योजना है आने वाले वर्षों में सब्जी उत्पादन में बिहार को प्रथम स्थान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और जिस तरह की योजना रचना हम लोगों ने बनाई है, 3 स्तरों का जो 3 टायर हमारा स्ट्रक्चर है, आने वाले वर्षों में हम इसमें सफल होंगे। हम लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग भी किया है, प्रशासनिक सुधार भी किया है और सहकारी समितियों के लिए सबसे बड़ी बात महोदय कि हमारे यहाँ 8,463 पैक्स हैं और मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 7700 से ज्यादा पैक्सों का हम लोगों ने ऑडिट कराया है और ऑडिट के माध्यम से हम लोगों ने पैक्सों को और सुदृढ़ करने का काम किया है महोदय, क्योंकि कोई भी संस्था जब तक उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो, उसका ऑडिट अच्छा नहीं हो, वो बढ़िया तरीके से काम नहीं कर सकती है महोदय। इसलिए इसकी भी खुशी हम सब लोगों को है। राज्य के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति महोदय, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 38 जिलों में से 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। सुपौल जिला में नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का निबंधन किया जा चुका है और इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को समर्पित किया गया है। छपरा जिले में नए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के गठन की विचाराधीन व्यवस्था है। वर्तमान में कार्यरत
22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में से 18 वित्तीय वर्ष 2017-18 में है। इस प्रकार माननीय मंत्री जी, बाकी जो आपके लिखित कागजात हैं, अध्यक्ष महोदय, बाकी ये जो मेरा वक्तव्य है, चलिए आप अपनी बात समाप्त करिए ना। करता हूँ कि इसको भी प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाए। ठीक है। और माननीय मंत्री जी ने जो कागजात सदन पटल पर रखे हैं वो उनके वक्तव्य का हिस्सा बनेगा। अध्यक्ष लास्ट में उसी काम माननीय मंत्री, अंत में सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। मैं आपसे अब मंत्री जी बैठ जाइए, आपका उत्तर समाप्त हो गया। आप जो